हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आज इतना टाइम मिला है कि अपन डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आज थोड़ा सा फ्री भी है तो स्टार्ट करेंगे आज बेहतरीन तरीके से। प्रीवियस जो दो वीडियोस जो गई हैं वो थोड़ी सी डाउन गई हैं, मेरे लेवल उस तरह का रहा नहीं अंडरस्टैंड समझाने वाला, लेकिन इस यूनिट में हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अधिगमकर्ता की प्रकृति और स्थानीय संदर्भ की समझ, ये हमारा मेन पॉइंट है जिसके बारे में हम इस पूरी यूनिट में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर इस यूनिट को। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जब हम नृजातीय उत्पत्ति, धर्म और भाषाएं, इन सब के बारे में बात करते हैं, तब हमें भारत की संस्कृति और भाषाई विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। एथनिक ओरिजिन्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज आर द मेजर सोर्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी के ये मेजर सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर जो नृजातीय होता है ये होता है मानव का अध्ययन या मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था DSSP में। ओके, नृजाति यहाँ लिखा था मानव जाति के अध्ययन से रिलेटेड कौन सा है, तो वन वर्ड में करके आया था ये, तो वहां पर आंसर नृजाति होता था। आगे बढ़े। हमारी संस्कृति जो प्रायः एक ध्रुवीय की पहचान करती है, एक बहुभाषी संस्कृति है। हमारी हमारी जो संस्कृति है एक बहुभाषी संस्कृति है। इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति में किसी एक तरह का कल्चर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही एक तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, हर तरह का कल्चर यहाँ पर मिक्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे धर्म संप्रदाय की बात करें, इतने सारे धर्म संप्रदाय, हर सबके अपने अपने रीति रिवाज। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो मेजर फेस्टिवल तो हो ही जाते हैं, होली, दीपावली, ये सब कुछ, लेकिन इसके अलावा भी छोटे मोटे इतने सारे फेस्टिवल जो हर जगह पर अलग ही तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रही हैं तो बंगाल में दुर्गा अष्टमी बहुत धूमधाम से, पश्चिम बंगाल साइड बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अगर अभी जैसे गणेश जी निकले हैं तो निकले हैं अभी, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मनाया पूरे भारत में जाता है, लेकिन एक किसी विशेष क्षेत्र में एक अलग ही प्रकार से उसे सेलिब्रेट किया जाता है। धार्मिक विविधता की बात करें तो भारत में हिंदूवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, सिखवाद का उद्गम स्थल है। इस्लाम का भी एक लंबा अस्तित्व भारत में रहा है और अस्तित्व है, अभी भी है। भारत में यहूदी धर्म, ईसाई और बहमाई धर्म के अनुयायी भी हैं। अब आप देख लो इनमें से कौन सा धर्म बचा जिस धर्म के लोग भारत में नहीं है। हर धर्म के लोग आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ परसेंट भी लिखा है। 1961 से 2001 तक कौन सा धर्म में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई? ज़्यादातर लगभग कांस्टेंट ही रहा है। थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी सब नॉर्मली है। ठीक है, और फिर ऐसा ही होता है कि एक बढ़ता है, एक घटता है, तो दूसरे का भी परसेंट उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। ऐसा मैं किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पर। भाषा विविधता भी हमें देखने के लिए मिलती है, ये तो नॉर्मल है जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब अध्यापकों को सक्रिय बनाना है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? ऐसी स्थितियों से बचें जहां विद्यार्थी एक लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता बना रहे। क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ाते टाइम ऐसी कंडीशन अगर आपको लग रही है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है इस चैप्टर में जिसमें बच्चे चुपचाप बैठे, उनका कोई काम ही नहीं है, तो हमें ऐसी कंडीशन से बचना है। विद्यार्थियों को सक्रिय क्रियाकलाप प्रदान करें, जैसे प्रयोग, अवलोकन, प्रोजेक्ट आदि। कक्ष विचार विमर्श और अन्य सहयोगी क्रियाकलाप में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। संग्रहालयों, चिड़ियाघरों और तकनीकी पार्कों की यात्रा का योजना बनाएं। क्या सीखें, कैसे सीखें, इसके बारे में विद्यार्थियों को निर्णय लेने की स्वीकृति दें। अधिगम उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करने में विद्यार्थियों की सहायता करें जो कि उनके पूर्व अनुभवों, रुचियों और आकांक्षाओं के संगत है। तो ये सब काम हमें करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी में हमें कैसे काम करना है? प्राथमिक रूप से अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय के सामाजिक जीवन में अधिगम भागीदारी प्रक्रिया का एक केंद्र है। हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है, यार ये पेन यहाँ पे चलता नहीं है कभी कभी। अधिगम जो है प्राथमिक रूप से वह एक सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय क्या है? विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है। यह स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया, और विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी क्या है? अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है। सामाजिक प्रक्रिया में भागीदारी उसी समय शुरू होती है जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से बच्चे एक आचरण अर्जित करते हैं जो कि उन्हें समाज के प्रभावी सदस्य होने में समर्थ करता है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ है नहीं। यहाँ पर लेब बायोगोसी के बारे में लिखा हुआ है, हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसे अभी
इग्नोर करते हुए चलेंगे। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहभागी बनाने में निम्नलिखित सुझाव आपकी सहायता कर सकते हैं। अब किस तरह से सहभागी बनाया जा सकता है इसे, कि सब लोग साथ में काम करें। विद्यार्थियों के समूह में कार्य करना सुनिश्चित करें। एक कक्ष वातावरण सृजित करें जो समूह कार्यस्थलों को शामिल करता हो, संसाधनों को साझा करता हो। विद्यार्थियों को पढ़ाएं कि कैसे प्रत्येक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है, हर एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये बच्चों को आपको समझाना है। बच्चों को उनके विचारों को व्यक्त करने, अन्य व्यक्तियों को तर्कों को मूल्यांकित करने के लिए परिस्थितियां सृजित करें। और विद्यालय को समुदाय के विस्तार पूर्वक जोड़ें। ठीक है, विद्यालय को समुदाय से विस्तार पूर्वक तरीके से जोड़ना है, यानी कि जिस कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं या जिस कम्युनिटी के लोग विद्यालय में आ रहे हैं, उस कम्युनिटी को विद्यालय से आपको जोड़ना है। वहाँ के आप कल्चर का एग्जाम्पल लेके सकते हो, वहाँ पे जो उस समुदाय में जो छोटे मोटे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें आप स्कूल में मना सकते हो, इस तरह से। उदाहरणार्थ भोजन आदतों, बिजली के प्रयोग बारे में गाँव से डाटा एकत्र करने के लिए विद्यार्थियों को शामिल करना है। ये बात भी बिल्कुल बहुत अच्छी है इसमें, कि भाई बच्चों को छोटे छोटे सर्वे के काम दे सकते हो कि चलो जाओ देख कर आओ कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन किस किस तरह का खाना खाता है, बिजली का प्रयोग गांव में किस तरह से हो रहा है, ये सब। तो समुदाय आपका विद्यालय से जुड़ गया। उभरते सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद, विचार विमर्श व्यवस्थित करें। दहेज प्रथा, जनसंख्या वृद्धि, बाल विवाह, ये कुछ सामाजिक बुराइयां हो गई हैं, इनके बारे में आप बहस करा सकते हो। बहस मतलब वाद विवाद करा सकते हैं, न्यूज चैनल वाली बहस नहीं कराना है, ठीक। स्थानीय साधन सेवियों और लोक पदाधिकारियों के साथ विद्यार्थियों का विचार विमर्श व्यवस्थित करें। शिल्पकार, कलाकार, डाकिया, बैंक, ये सब सारे लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ बच्चों के एक बार इंटरेक्शन हो जाए। आप कभी किसी शिल्पकार को बुला लो, कभी किसी कलाकार को बुला लो, इवन जो पोस्टमैन है उसे बुलाओ, वो अपना काम समझाएगा कि कैसे कैसे एक पत्र आप पोस्ट ऑफिस में देते हो और वहां से आप जिस एड्रेस पर के लिए डालते हो उस एड्रेस तक पहुंचता है, कहाँ कहाँ से पत्र होकर गुजरता है, ये सब कुछ। आगे बढ़ेंगे। अगर स्किप करा है वो बस अंडरस्टूड है, मतलब वो हमें वैसे ही हम उसे समझ ही जाते हैं, उसे पढ़ने की जरूरत है नहीं है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को उनके कार्य से संबंध करने में उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। अब किस तरह से हम विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को कार्य से संबंध कर सकते हैं। पहला लिखा है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सुनिश्चित करने के क्रम में एक अध्याय को शुरू करने से पहले उसके विषय वस्तु पर विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले भाई स्टार्ट कर रहे हो आप चैप्टर, तो पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लो, उसका जो कंटेंट है उस पर। प्रायः विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान अपूर्ण होता है या झूठी मान्यताओं या गलत धारणाओं पर आधारित होता है। काफी बच्चों के अंदर गलत कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं चीजों को लेकर, तो हमें पूर्व ज्ञान को जांच करके पता करना है कि बच्चे के अंदर किस किस तरह के गलत कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। विद्यार्थियों के उनके अपने ऊपर कुछ प्राथमिक कार्य करने को कहें। विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय वे पहले क्या जानते हैं और बीच संबंधों को देखने के लिए सहायता किस प्रकार मतलब करने के लिए भिन्न प्रकार के आपको प्रश्न पूछना है, बच्चों से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछना है। विषयों के अतिरिक्त ज्ञान के परस्पर संबंधों को बाहर लेकर आए, तो सब्जेक्ट्स में किस तरह का रिलेशन है उसे आपको लेकर आना है बच्चों के सामने। सामाजिक मुद्दों पर संवाद विवाद ये सब कुछ करना है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों के पूर्व ज्ञान का आपको पता चलेगा, आप समझ पाओगे बच्चों के पूर्व ज्ञान को, और पूर्व ज्ञान के आधार पर आप अपनी पाठ्य योजना आगे निर्माण कर पाओगे। यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत दोबारा से आ जाता है, तो आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे दोबारा से, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। मेरी राय तो यही रहेगी, अगर पियाजे का सिद्धांत दोबारा आया हुआ है, हालांकि मैंने इसे हाईलाइटेड नहीं करा क्योंकि हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसे एक बार रीड कर ही लेना, ठीक है, ऊपर ऊपर एक बार रीड कर लेना, आपका फायदा ही रहेगा इसमें। अधिगमकर्ताओं में संकल्पना निर्माण। संकल्पना निर्माण मतलब कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से होता है। संकल्पना निर्माण मान्यता की प्रक्रिया को शामिल करना है कि कुछ वस्तुएं या घटनाएं साथ रहें जबकि दूसरे ऐसा नहीं करते। तो वो कहने का मतलब ये है कि संकल्पना निर्माण का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं जिसके आधार पर आप चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, उनमें अंतर पता कर पाते हो। जैसे एक टेबल और एक कुर्सी, टेबल एंड कुर्सी के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बंधे हुए हैं, इसलिए आप टेबल एंड कुर्सी में को मैं डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक क्या है, ये एक पेन है, ठीक है, एक ये पेन है जिससे हम सिर्फ पेन टेप पर लिख सकते हैं, और एक ये पेन है, और इस पेन से हम कहाँ पर लिख सकते हैं, इस पेन से हम हर
कॉपीज वगैरह आप लिख सकते हैं। तो दोनों पेनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। आपको यदि कभी किसी नोटबुक में लिखना है तो आप इस पेन का यूज नहीं करोगे, और पेन टेप में लिखना है तो आप इस पेन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का वर्क अलग अलग है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट, चीजें ठीक है फिर भी हमें डिफ्रेंशिएट हम उन्हें कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संकल्पना निर्माण में आप अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं। आपके लिए कुछ सुझाव हैं किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव अपन को दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। सुझाव दे रखे हैं तो लिखित सामग्री या वास्तविक वस्तुओं के बीच एक संख्या विद्यार्थियों को दें। यह बेहतर है कि विद्यार्थी वास्तविक वस्तुओं के साथ कार्य करें। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा है कि डेली लाइफ से उसे रिलेट करो। ठीक है, तो हम करते हैं डेली लाइफ से रिलेट। समूह को छोटा रखना है, स्मॉल ग्रुप बनाना है। बच्चों के उनके समूहों को वर्णनात्मक स्तर देने का कहें, वो अपने समूह को ज़्यादा से डिटेल में बता सकें। एंड विद्यार्थियों को साक्ष्यों उदाहरणों के साथ वर्णन करने के लिए कहें। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो बच्चों से बोले इसके एग्जाम्पल बताओ, इसका प्रूफ बताओ। संकल्पना निर्माण की शिक्षण रणनीति क्या होती है? प्रत्येक विद्यार्थी एक ये तो जस्ट एक क्या लिखा है, एक एक्टिविटी दी हुई है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइटेड नहीं करा था, आप चाहे इसे पढ़ सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के उपागम पेडागोजी अप्रोच। शिक्षण के उपागम शिक्षा शास्त्र और संसाधनों को सम्मिलित करते हैं, अतः तदनुसार शिक्षण के उपागम परिवर्तित होने चाहिए। परिवर्तित होने का मतलब यार उनमें परिवर्तन होना चाहिए धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। डिजाइन करने के निर्देश, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का प्रयोग, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। अब आप क्रिटिकल पेडागोजी का यूज कैसे करोगे? इनका एक अद्भुत शिक्षा शास्त्रीय मूल्य है, और जब इनका व्यवस्थित उपयोग होता है तो इसे आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। क्या है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र? चलो पढ़ते हैं शुरू से। विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों, जरूरतों और मुद्दों के आलोचनात्मक प्रेक्षक हैं। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी सामने जो सिचुएशंस आती हैं, नीड्स आती हैं, जो मुद्दे आते हैं, उनको क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। आपको उनके लिए समाधान की युक्ति का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें किसी तरह का उपाय नहीं बताना कि ये कैसे सोल्व होगा। आपको उनकी योग्यताओं के प्रति उन्हें थोड़ा जागरूक करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो, और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के कारण जानने को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ उन्हें विभिन्न चीजों पर उनके दृष्टिकोण व्यक्त करने की स्वीकृति होनी चाहिए। आपको उन्हें सुनने और दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए, फिर भी आप उनमें से अधिक को स्वीकार नहीं करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको हर एक बच्चे का सम्मान करना है, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना है। ठीक है, तो इनका एक अद्भुत शिक्षा शास्त्रीय मूल्य है। अगर आप ये सब कुछ काम कर रहे हो, उनको जागरूक बना रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करने दे रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, तो इन सब का एक अद्भुत शिक्षा शास्त्रीय मूल्य है। और जब इन सब का हम व्यवस्थित उपयोग कर रहे होते हैं तो इसे ही हम आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहते हैं। आई बात समझ में? हम आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किसे बोलेंगे? आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र बच्चों को हेल्प करेगा किसमें, कि वे थोड़े जागरूक बने, स्वतंत्रता पूर्वक सोचें, उनके दृष्टिकोण को सम्मान मिले, और उनको उनके दृष्टिकोण को सम्मान मिले। हाँ, मस्तिष्क को खुला रखें। तो ये सारी चीजें। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र सोचने या मुद्दों को विवेचनात्मक रूप से प्रबंधित करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब हम उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बाल विवाह, औद्योगिकरण, विभिन्न कोणों से राजनीति, आर्थिक, नैतिक आदि। यह मुक्त प्रजातांत्रिक पारस्परिक क्रिया और बहुदृष्टिकोणों की स्वीकृति पर आधारित है। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन शायद बनकर आया था, जैसा मुझे याद आ रहा है, कि अगर ये सब टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो हमें कौन सी पेडागोजी का यूज करना पड़ेगा? तो हमें क्रिटिकल पेडागोजी का यूज करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि, बाल विवाह, औद्योगिकरण, ऐसी चीजों के बारे में। और अगर हम प्रजातांत्रिक पारस्परिक क्रिया और बहुदृष्टिकोणों की स्वीकृति पर विचार करते हैं, तब भी हमें क्रिटिकल पेडागोजी ही लगाना है। क्लियर हुई बात? तो ये है। फिर यहाँ पर एक्टिविटी एक एग्जाम्पल टाइप का दे दी। चलो ये यूनिट हमारी खत्म होती है। सारांश हर यूनिट का रहता है, पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।